सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथियों, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के आपको 100 ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो 2021 और 2022 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर 2021 और 2022 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं और उसमें अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको एक क्लास के माध्यम से दिए जा रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस। और आपको पता है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न है वो दोबारा रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए क्लास आप सभी के लिए और इस क्लास के क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है। तो साथियों, पूछा जा रहा है कौन सा विभाग जो है वो जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी की बात करें तो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कह लो या केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कह लो। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो कुल मिलाकर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करने का प्रयास किसने किया। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह काम किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों, गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में राष्ट्रीय आय गणना करने का प्रयास जो किया है वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अभी जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। तो साथियों, कुल मिलाकर इस क्लास में आपको 100 क्वेश्चंस ऐसे दिए जा रहे हैं जो 2021 और 22 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कंप्लीटली तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरी अर्थव्यवस्था का। चलिए, पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी जो होता है, एनडीपी की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो एनडीपी की अगर बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर आपको देखना और बताना इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका राइट आंसर साथियों आपको बताना है। चलिए, तो बात करें यहां पर साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो किस पर ध्यान दिया गया है, जो औद्योगिकरण है साथियों, उस पर ध्यान दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों, अगर बात करें किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, ये आपको बताना है। तो साथियों, किसने तैयार की थी? जिसने तैयार की थी ना, तो उसी मॉडल पर भी ये आधारित है। यानी कि पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है। ये दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। इसमें भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के संबंधी प्रयास किए थे। तो साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जा रहा है 1951 से 1956 तक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कौन से मॉडल पर आधारित है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो मैंने आपको बता दिया कौन से मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे आप लोग ध्यान रख लीजिए कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कौन सा मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए,
उसके बाद देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? कृषि क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर या कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर? तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? सबसे ज्यादा कृषि पर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके उसके अलावा आप लोग देखिए कि 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना यानी कि कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई थी? तो साथियों यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसकी जो अवधि थी साथियों 2012 से लेकर 2017 तक थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न, अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना में जो आर्थिक विकास दर का लक्ष्य था वो कितने प्रतिशत था? तो 8% था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत कृषि की स्थिति में सुधार करना था। बिल्कुल सही। उसके अलावा लिखा है ये वर्ष यानी कि कब शुरू हुई थी? तो पहली बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत की कृषि की स्थिति में सुधार करना था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी। तो ये कब शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे यहां पर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो उनका नाम साथियों आपको बताना है यहां पर, जिन्होंने मसौदा तैयार करने में जो सबसे युवा अर्थशास्त्री थे, तो उनका नाम था साथियों के एन राज। क्या नाम था? के एन राज। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, यहां पर इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को साथियों लिख लीजिए। तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार साथियों में परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जो विजया बैंक है और उसके अलावा देना बैंक है, इनका विलय जो हुआ है साथियों वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये क्या हो जाएगी? ये नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिडबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों क्या हो जाएगी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो जाएगी और बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगी। तो कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो सिडबी की साथियों आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। साथियों अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं वो सभी आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को साथियों हल्के में ना आप लोग लीजिएगा, बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास आप लोग देखिएगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाइएगा और बताइएगा कि 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट रहे। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए अगर बात करें जो पहली नरसिम्हन समिति ये कब बनी थी? 1991 में बनी थी। दूसरी नरसिम्हन समिति कब बनी थी? 1998 में बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये समिति जो है साथियों किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जा रहा है कि किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो नरसिम्हा समिति का गठन जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
अच्छा, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक राजा चेलैया समिति है, तो इसका संबंध जो है वो कर सुधार से, यानी कि करों में सुधार से किसका संबंध पूछा जाएगा, तो राजा चेलैया समिति का है। आपसे पूछा जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई, तो मल्होत्रा समिति गठित की गई। आपसे पूछा जाएगा गरीबी रेखा का स्तर का आकलन करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, तो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा के नोट कहां मुद्रित किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, भारतीय मुद्रा के नोट साथियों नासिक पे जो है वो मुद्रित किए जाते हैं, यानी कि प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रुपए के लिए चिन्ह जो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, तो रुपए के लिए जो चिन्ह है साथियों, यहां पर मैं लिखकर एक बार बता देता हूं कि इस प्रकार का आपको यहां पर चिन्ह मिल रहा होगा। तो रुपए के लिए जो चिन्ह है, इसको डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उदय कुमार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका उत्तर जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो 1 रुपए से बड़े नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए आगे का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। तो साथियों आपने देखा होगा, तो बताइए साथियों कितनी भाषाएं जो है वो मुद्रित होती हैं, तो 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर कुल मिलाकर आपसे पूछा जाए तो 17 आपको बताना, लेकिन यहाँ पर 17 ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए 15 हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ लिया जाए और प्लस 15 वो हो जाए तो 17 आपका उत्तर हो जाएगा। अन्यथा उस स्थिति में साथियों अगर 17 नहीं है तो 15 आपको उत्तर के रूप में बताना है। उसके बाद देखिए कि आईडीबीआई यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1964 में, 1982 में, 1980 में या 1955 में। तो साथियों कब इसकी स्थापना की गई थी आपको ध्यान रखना है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। देखिए दो प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि बताइए आरबीआई के यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, और दूसरा प्रश्न बनेगा कि बताइए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि पहले गवर्नर कौन थे, तो वहां पर सर ऑसबोर्न स्मिथ लिखा होगा। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे अगर ये आपसे पूछा जाए तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख यानी कि सीडी देशमुख इस स्थिति में आपका उत्तर हो जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। अगर पहले गवर्नर की बात करें ये आपसे पूछे तो ऑसबोर्न स्मिथ का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो कौन सा साथियों भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है ये आपको बताना है। तो एसबीआई की बात करें यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरबीआई का प्रतीक आपको बताने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। पिरामिड और एक ईगल, अशोक स्तंभ या एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर या रक्षात्मक अवस्था में बैठा हुआ कुत्ता। तो बात करें साथियों एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर क्या है, ये प्रतीक है, किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था, 1955 में जो कि नाम चेंज किया गया। पहले जो इसका नाम था साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये आपको मालूम होना चाहिए और मुझे पता है बिल्कुल सही आपका उत्तर जा रहा है डी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा है।
देना बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है या इलाहाबाद बैंक है। तो बात करें साथियों पंजाब नेशनल जो बैंक है, बात करें ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, ये पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि बैंक दर यानी कि बैंक रेट आपने बहुत सुना होगा, बैंक दर है, तो बैंक दर आखिर कहते किसको है ये आपको बताना है साथियों। चलिए, तो किसको किसको कहा जाता है कि गैर अनुसूचित बैंक द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को कहते हैं? नहीं। निजी क्षेत्र के बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को कहते हैं? नहीं। उसके बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये भी नहीं। तो कुल मिला के बैंक रेट की अगर बात करें, बैंक दर की बात करें, केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज को क्या कहा जाता है? तो बैंक दर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली जो ब्याज दर होती है उसी को क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों 30वें नंबर का प्रश्न है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर, यानी कि बैंक दर आपको बताना है वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक सरकार से ऋण लेती है? नहीं। वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण देती है? नहीं। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है? बिल्कुल सही। यानी कि साथियों बैंक दर वो दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो ये तो आप सभी को पता है कि जो नोटबंदी की घोषणा की गई थी वो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। किस दिन को की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। देखिए आपके मन में सवाल होता है कि इससे पहले भी नोटबंदी कभी की गई थी? तो बिल्कुल भाई, इससे पहले 2 बार अपने भारत में नोटबंदी की जा चुकी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 8 नवंबर 2016 हो जाता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। तो ये करेंसी नोट जारी करता है? बिल्कुल सही। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंध करता है? बिल्कुल सही। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है? बिल्कुल सही। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है? तो ये नहीं होगा। यानी कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं होगा? डी वाला नहीं होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संबंधित बैंक के द्वारा, बैंक एसोसिएशन के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा? तो किसके द्वारा साथियों निर्धारित किया जाता है? संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि भारत में बचत बैंक खाते पर जो दी जाने वाली ब्याज दर होती है यह संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? साथ ही मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये जितने भी प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ये सभी प्रश्न साथियों पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बहुत पुरानी परीक्षाओं में नहीं बल्कि 2021 और 2022 की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है। 34वें नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर राइट आंसर तो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि न्यूनतम भंडारण प्रणाली। तो मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है? तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली की अपनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाता है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों विमल जालान की तो ये बिल्कुल ये रह चुके हैं, सुब्बा राव भी रह चुके हैं और मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। लेकिन बात करें साथियों कस्तूरी रंगन की तो ये तो राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, ये कभी आरबीआई के गवर्नर नहीं बने। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं, बताइए। चलिए
तो इतना तो साथियों आपको पता होगा कि जो भारतीय स्टेट बैंक जिसका नाम हुआ है 1955 में हुआ है, उसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो यही तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो साथियों बात करें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भीम का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि BHIM की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, भीम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? भारत इंटरफेस फॉर मनी। यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या हो जाएगी? ये भीम की फुल फॉर्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको साथियों ध्यान रखना है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? भारत का सबसे पुराना पूछा जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर इलाहाबाद बैंक के साथ चला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, इलाहाबाद बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो 1865 में इस बैंक की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए और बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा कि इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? बताइए, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो साथियों भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन होगा? आरबीआई ही तो होगा। और आरबीआई जो होता है ये बैंकों का बैंक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा कि जब कीमतें प्रतिवर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि कीमत थी 20% और बढ़कर 100% हो गई, या 110% हो गई, या 120% हो गई, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रचलित मुद्रास्फीति, तेज मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, या बेलगाम मुद्रास्फीति। तो ये काम जो हुआ है साथियों बेलगाम वाला काम हुआ है, कोई लगाम ही नहीं, 20 से 30 नहीं बल्कि 20 से 100 हो गई, तो ये बेलगाम मुद्रास्फीति कहलाएगी। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्थिरता, या अपस्फीति। चलिए, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का तलाश है। तो सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है? तो साथियों मुद्रास्फीति उसको कहेंगे जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की बात चल रही है। तो सेबी की स्थापना साथियों आपसे यहाँ पर पूछी जा रही कब की गई थी? तो बात करें साथियों सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका जो होगा 12 अप्रैल 1992 कहाँ पर लिखा हुआ है? 1992 जो लिखा है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का, अगर आपसे भारत का पूछे तब भी आपका उत्तर यही होगा और एशिया का पूछे तब भी आपका उत्तर यही होगा। अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना होती है, ये आप लोग ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि एफडीआई की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो एफडीआई की अगर बात करें तो एफ से हो जाएगा फॉरेन, डी से हो जाएगा डायरेक्ट और आई से हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। यानी कि साथियों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है और इसका हिंदी में अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है यह भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार कौन सा है तो एनएसई है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर
क्वार्टर है, ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड किस शहर में स्थित है। तो साथियों किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि जो बुल है, बियर है, ये शब्द किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओवरड्राफ्ट में, चुंगी कर में, टोल टैक्स में या शेयर बाजार में। तो जो बुल है, बियर है, इन दोनों ही शब्दों का शेयर बाजार में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया, बताइए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसकी स्थापना जो हुई है वो 9 जुलाई 1875 को हुई है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और अगर बात करें सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों के वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? इस प्रकार का यानी कि यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। अगर वित्त मंत्रालय की बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बात करें साथियों के वित्त से संबंधित यानी कि जो वित्तीय घाटा है वित्त से ही संबंधित होगा, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो पूछा जा रहा है कौन सा मंत्रालय है जो राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो वित्त मंत्रालय जो है साथियों, आपको ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय क्या करता है? राजकोषीय नीति को तैयार करता है। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बल्कि बी के साथ है, यहाँ पर क्या है? बी के साथ है, उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में अगर बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर इसको कहा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, तो 1954 में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में अगर बात करें तो इसको कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो यहाँ पर भारत में लागू किया गया तो ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जीएसटी से संबंधित साथियों आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो जीएसटी के जो किया गया ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर साथियों बताएंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई थी, यानी कि वस्तु और सेवा कर की शुरुआत की गई थी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं किस किस पर? शराब पर उत्पाद शुल्क, पूंजीगत लाभ, सीमा शुल्क या निगम। तो बात करें शराब पर जो उत्पादक शुल्क लगाए जाते हैं यानी कि उत्पादन शुल्क लगाए जाते हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा ही लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत कब की गई, ये मैं आपको साथियों बता चुका हूं। आपको यहां पर ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर 1 जुलाई 2017 हो जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राज्य सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं शराब पर उत्पादन शुल्क, पूंजीगत लाभ, सीमा शुल्क या निगम कर। तो साथियों बात करें अगर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो शराब पर उत्पादन शुल्क हो जाता है। ये कर साथियों, ये शुल्क किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया, यानी कि भारत में जो पहली बार साथियों सेवा कर लगा है वो कब लगा है? 2002 में, 1995 में, 1998 में या 1994 में। तो साथियों कब लगा है? 1994 में लगा है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है।
अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा था, फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था या जर्मनी था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही, सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी कर लगाया था, ठीक है। और कब लगाया था ये आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रांस ने 1954 में लगाया था जीएसटी, ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बात करें इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, यानी कि फ्रांस। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क या बिक्री शुल्क? बिक्री कर। तो बात करें इसमें से कौन सा साथियों प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर जो होता है, आपको ध्यान रखना है आयकर साथियों क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? जो पूंजी होती है, पूंजी लाभ कर, वो भी आपका प्रत्यक्ष कर होता है, और जो कंपनी कर होता है वो भी आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष कर ही होता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है, या वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, वो कौन है, बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था साथियों अरुण जेटली। तो वस्तु और सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे, आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहली जनगणना जो की गई थी, यहाँ पर नियमित जनगणना की बात नहीं की गई है। तो पहली जनगणना तो 1872 में की गई थी। किसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। अगर आपसे पूछे कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है, तो 1881 से हुई है। अर्थात समकालिक गणना कब से शुरू हुई है? 1881 से शुरू हुई है। किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाता है? 1872 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी, तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में साथियों कितने व्यक्ति? 382 व्यक्ति, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई? 2001 में, 1863 में, 1873 में, 1881 में और 1972 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अभी आपको मैंने बताया था कि नियमित जनगणना आ जाए तब भी आपको 1881 बताना है, या समकालिक जनगणना आ जाए तब भी आपको 1881 ही बताना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो 2011 की जब जनगणना हुई थी साथियों, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की थी, आपको ध्यान रखना है। उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341। ये आप लोग अगर चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगर आपसे ये पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी, तो सिक्किम की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न बन रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? साथियों, अर्थव्यवस्था में जितने भी ऑल चैप्टर यानी कि जितने भी टॉपिक हैं सारे, हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, वो प्रश्न लिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था। कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति ही निवास करते थे। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? गोवा है, लक्षद्वीप है, या मिजोरम है, या केरल है? ये आपको साथियों बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे ज्यादा साक्षर जिला है, सॉरी साक्षर राज्य है, वो कौन सा है? वो केरल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताओगे? बिहार आपको बताना है।
उसके बाद देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था, यानी कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय लिंग अनुपात आपसे पूछा जा रहा है कितना था। तो साथियों 943 आपको ध्यान रखना है। लिंग अनुपात कितना था? 943 था। लेकिन 943 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो जो 943 के आसपास उत्तर होता है वो आपको लगाना है साथियों। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, माल्थस ने या डार्विन ने? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है माल्थस का नाम, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है इसको किसने विकसित किया? माल्थस ने विकसित किया। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। साथियों वीडियो को एक बार लाइक करेंगे अगर आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और उसके अलावा आप लोग वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर करेंगे ताकि इस वीडियो का फायदा उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अभी मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, यह आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि भारत जो है वो दुनिया के कौन से नंबर का देश है जो सबसे, देखिए इतना तो आपको पता होगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? चीन की है। पूछा जा रहा है भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तो दूसरा स्थान है। 121 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत का दूसरा स्थान है। अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या निवास करती थी भारत में, तो 121 करोड़ आपको बताना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप यानी कि एफसीसीबी की फुल फॉर्म आपको बताना है। तो साथियों बात करें अगर हम लोग एफसीसीबी की फुल फॉर्म की तो आपको ध्यान रखना है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपकी परीक्षा के लिए। महबूबुल हक ने, दलाई लामा ने, चार्ल्स डार्विन ने या अमर्त्य सेन ने? तो महबूबुल हक का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि महबूबुल हक ने मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आपके ऊपर है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताने की कोशिश कीजिए कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। साथियों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये किस मंत्रालय की एक पहल है ये आपको बताना है। तो किस मंत्रालय की पहल है? शहरी विकास मंत्रालय की पहल है, आप सभी लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय की प्रायोजित योजना है कृषि एवं किसान कल्याण, जल संसाधन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन? तो बात करें साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखिए, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बांस मिशन जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की प्रायोजित योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो लोग भी हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला नंबर 74वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई? तो साथियों किस उद्देश्य के लिए योजना शुरू की गई थी? तो कृषि और सिंचाई के लिए ये योजना शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो भारत सरकार के द्वारा जो है कृषि और सिंचाई के उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एमएसपी की आपको फुल फॉर्म बताने हैं क्या होती है। तो एम से हो जाएगी मिनिमम, एस से हो जाएगी सपोर्ट और पी से हो जाएगी प्राइस। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर तो मुझे ऑप्शन नंबर डी में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एमएसपी की फुल फॉर्म आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इतना तो पता बता दिया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये एक सरकारी योजना है। तो इसका साथियों उद्देश्य क्या है? फसलों
कि सामान्य कीमत स्तर, ये भी इसका संबंध नहीं हो जाएगा। फसल शिक्षा में अनुसंधान और निवेश, ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा, यानी कि टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ये क्या है साथियों? ये ऑपरेशन ग्रीन्स का एक उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, बताइए इसका सही उत्तर कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा जो संपदा योजना की शुरुआत की गई है वो किस क्षेत्र के लिए की गई है? खाद्य प्रसंस्करण के लिए, बालिका के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या महिला सशक्तिकरण के लिए? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है संपदा योजना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? साथियों, सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कई सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। कई सारे क्वेश्चंस तो साथियों ऐसे हैं जो हर परीक्षा में, यानी कि कई सारी परीक्षाओं में दो दो बार तक पूछे गए हैं। अगर वो दो दो बार पूछे गए हैं तो हो सकता हो आने वाली परीक्षाओं में तीसरी बार भी वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल भाई, इसलिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब दी? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 2007 में इसको मंजूरी दी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सिंपल सा प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी साथियों? 28 अगस्त 2014 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि इंद्रधनुष 2.0 ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास से, निजी क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से, या निर्यात आयात बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से? तो बात करें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि इंद्रधनुष 2.0 जो संबंध है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। ये आप लोग एक बार याद रखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहर रोजगार योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था, तो कुल मिला के जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग हैं, यानी कि इनको 90 से 100 दिन तक का रोजगार इनको दिया जाएगा, जो भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो लक्ष्य हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1989 को, यानी कि 1989 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था, बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ साथियों जो किया गया था वो 2 फरवरी 2006 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? तो जो सेतु भारतम है इसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य साथियों आपको बताना है, इसका उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार, बस सेतु भारतम का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना, ये सेतु भारतम का उद्देश्य है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नाम की एक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? तो कुल मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है आवास से ही संबंधित होगी। तो बिजली ये कट हो जाएगा, पानी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो किफायती आवास से संबंध हो रखता है कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो किफायती आवास से ही तो संबंधित होगी, यानी कि किफायती आवास को ही तो बढ़ावा देती है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए भाई,
अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई। इंपॉर्टेंट, ये वो योजनाएं हैं साथियों जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, और जितनी बार पूछी जा चुकी हैं उतनी ही बार ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कई सारी परीक्षाओं में बार बार योजना पूछी गई है। तो वही योजनाएं इस क्लास में साथियों इंक्लूड की गई हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहतरीन खास हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई, तो कब शुरू की गई, 2014 में शुरू की गई। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने 2019 में जल अमृत योजना की शुरुआत की थी। तो सिंपल सा आपसे पूछा जाएगा कि जल अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, तो कर्नाटक के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका। चलिए अगले नंबर का प्रश्न बताइए कि कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है। कुसुम योजना की यहां पर बात चल रही है साथियों। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सौर खेती, यानी कि कौन सी खेती, सौर खेती को बढ़ावा देती है। कौन सी योजना, तो कुसुम योजना जो है वो सौर खेती को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न देखिए कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है साथियों, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है, जो लोग भी सोच रहे हैं कि सी उत्तर हो सकता था, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये किस वर्ष में शुरू की गई। तो साथियों किस वर्ष में शुरू की गई ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो इसकी शुरुआत किसने की थी, अपने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने की थी। कहां से की थी, हरियाणा से की थी, आपको ध्यान रखना है। और कब की थी, तो 2015 में की थी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि 22 जनवरी 2015 में क्या किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री वंदना योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री वंदना योजना की शुरुआत बात करें 1 जनवरी 2017 को की गई। इसलिए आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है स्वच्छ भारत मिशन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि स्वच्छ भारत उपकर लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए, बिल्कुल गलत। राजस्व एकत्रित करने के लिए बिल्कुल नहीं हुए। मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई, ये भी भाई गलत हो जाएगा। भारत को स्वच्छ और स्वस्थ करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। भारत को स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे की रूपरेखा तैयार की। तो साथियों किसने की है, अनंत और भाग्यश्री ने की है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो और नारे की रूपरेखा तैयार की है, तो अनंत और भाग्यश्री ने लागू की है, बात आपको ध्यान रखना है, तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन साथियों आपको बताना है किस वर्ष शुरू की गई। तो कब शुरू की गई, 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अगर बात करें तो ये कब शुरू की गई, 2003 में शुरू की गई। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन साथियों कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार साथियों ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत क्यों की गई। जो भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई, 1 मई 2016 को की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधान
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, एलपीजी कनेक्शन किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त में होगा। तो एलपीजी कनेक्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यूएनडीपी की अगर हम लोग बात करें, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट और पी से हो जाएगा प्रोग्राम। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ये तो प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका डिजिटल हो जाएगा इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा इसलिए गलत हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि आंसर जो जाता है वो डी के साथ जाता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये साथियों क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईएमएफ की फुल फॉर्म आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही है। तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों बात करें अगर आईएमएफ की, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो इसका मुख्यालय कहां पर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करें साथियों राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इसको इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में इसकी जो फुल फॉर्म होगी या पूर्ण रूप होगा वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाएगा। स्थापना 1945 में और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर साथियों 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे कि इसके अर्थव्यवस्था के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पर आधारित और प्रीवियस ईयर में आए हुए ये क्वेश्चन साथियों थे। तो क्लास आप सभी लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।